हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो टाइप के रिजोल्यूशन देखे थे, जैसे कि स्पेशियल और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम रेडियोमेट्रिक और टेम्पोरल दो अदर टाइप के जो रिजोल्यूशन होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। और उसके अलावा एक और रिजोल्यूशन होता है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गेट एग्जाम के पर्पज से। तो सबसे पहले रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन जो थर्ड टाइप होता है इमेज रिजोल्यूशन का, उसको देखते हैं। क्योंकि स्पेशियल हमारे पास साइज और शेप से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल हमने देखा वेवलेंथ वेव बैंड के रिलेटेड था, और रेडियोमेट्रिक हमारे पास वो जो वेवलेंथ बैंड था वो कितने नंबर ऑफ लेवल्स में, इंटेंसिटी जो लेवल होता है कितने अवेलेबल है हमारे पास, वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहता है। जैसे कि पेंक्रोमेटिक में देखा था हमारे पास ब्लैक एंड वाइट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एज द अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स डिस्क्राइब स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इमेज, जो कि ग्रिड ऑफ सेल्स होता है, द रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन एन इमेज, कि जो भी इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस के बेसिस पे अपना ग्रे लेवल रखता है। जैसे कि आप देखोगे कि किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर जो ज़्यादा ब्राइटनेस रख रही है पिक्सल, उसका मतलब है उसका परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो ऑब्जेक्ट जो है उस स्पेशल वेवलेंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर ब्लैक कलर है मतलब एब्जॉर्प्शन है हमारे पास। ठीक है, और वहीं अगर बीच का कोई ग्रे लेवल है तो वैल्यूज होती हैं, तो कितना परसेंट ऑफ ग्रे है, वो किस वैल्यू पे क्या कलर आ रहा है, वो सारी चीज़ें इमेज की करेक्टरिस्टिक को रेडियोमेट्रिक डिफाइन करता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम आगे फिगर देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इमेज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डिजिटल लेवल्स और क्वांटाइजेशन लेवल्स यूज टू एक्सप्रेस द डेटा कलेक्टेड बाय द सेंसर्स। तो जो भी सेंसर है किसी भी इमेज के पिक्सल की जो वैल्यू है हमारे पास, जो उसका ग्रे लेवल है, वो डिफाइन करता है उस इमेज के इंफॉर्मेशन को, उस करेक्टरिस्टिक को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ डेफिनेट number of discrete quantization levels are used to record or digitize the intensity of flow of radiation, radiant flux reflected or emitted from ground features। तो जो भी ग्राउंड के फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे कितना हमारे पास परसेंटेज ऑफ रेडियंट फ्लक्स है, ठीक है, जो सेंसर तक पहुंच रहा है, जो भी एमिशन रेडिएशन है हमारे पास, वो जो सेंसर तक पहुंच रही है उसके क्वांटाइजेशन लेवल को रिकॉर्ड करता है हमारे पास सेंसर। उसके बेसिस पे ही हमारे पास वो पिक्सल की वैल्यू और उसका कलर डिफाइन होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इंटेंसिटी लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई ए सेंसिंग सिस्टम इज नोन एज रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रिजोल्यूशन की होती है, चाहे स्पेशल हो चाहे स्पेक्ट्रल हो। वहीं रेडियोमेट्रिक का भी सेम है कि स्मॉलेस्ट चेंज को जो डिटेक्ट कर सके सेंसर, वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होता है। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इंटेंसिटी लेवल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए सेंसिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। तो जो क्वांटाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो जो पूछा जाता है गेट एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्या क्वांटाइजेशन लेवल्स को एक्सप्रेस किया गया है एन बाइनरी बिट्स पे। तो जब भी आप किसी भी बिट इमेज की नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स और क्वांटाइजेशन लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको 2 की पावर एन, एन हमारे पास क्या है, वो बिट साइज है। अगर हमारे पास 7 बिट की इमेज है तो कितने नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हो जाएंगे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 8 बिट इमेज के लिए। ठीक है, जो कि 256 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हैं, जिसमें हमारे पास रेंज जो रहेगी 0 से 255 रहेगी। ठीक है, अब 0 जो रहेगी सबसे मिनिमम वाली है, जो कि ब्लैक कलर शो करेगी। ठीक है, किसी भी इमेज के अंदर, और ब्राइटनेस है सबसे हाई रहेगी, परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस 255 वैल्यू रहेगी, तो वाइट कलर का शो करेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस होगा उतना लाइट कलर, उतना ब्राइटर कलर हमारे पास इमेज की पिक्सल वैल्यू के अंदर होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्स इमेजेस होती हैं, 7 बिट, 8 बिट, 10 बिट। 8 बिट डिजिटाइजेशन इम्प्लाइज 28 और 256 डिस्क्रीट लेवल, जो कि 0 से 255 रेंज होती है। सिमिलरली 7 बिट का हमारे पास 128 हो जाएगा डिस्क्रीट लेवल, और 128 है मतलब 0 से 127 उसका रेंज रहेगा। ठीक है, तो जितने कम वैल्यू उतना डार्कनेस रहेगा, और जितना ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी।
The radiometric resolution of an imaging system determines its ability to discriminate very slight difference in energy. Coarse radiometric resolution would record a scene using only a few brightness levels, that is at very high contrast, whereas fine radiometric resolution would record the same scene using many brightness levels. तो फाइनर का मतलब बहुत अच्छा रेजोल्यूशन, मतलब वो छोटे से छोटे जो डिफरेंस है हमारे पास एनर्जी का उसको रिकॉर्ड कर सकती है, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। वहीं अगर कोर्स रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है तो उसका जो ब्राइटनेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज रहेगा ग्रे लेवल्स में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी में, तभी वो उसको डिफ्रेंशिएट और डिफाइन कर सकती है। लेकिन फाइन रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन मतलब बेटर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहेगा और वेरी स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए 7-bit डेटा इज कंसिडर्ड हैविंग कोर्स रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इन कंपैरिजन टू 8-bit और 10-bit डेटा, क्योंकि जितना ज़्यादा बिट का डेटा रहेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स रहेंगे। जैसे कि 2⁻7 में कितने थे, 128 थे, 2⁸8 8-bit इमेज के अंदर 256 थे। वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स मिलेंगे सेम एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ग्रे लेवल्स में उसको डिवाइड किया गया है, जितने ज़्यादा बिट की इमेज रहेगी उतना फाइनर वो हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहेगा, हाई रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। और हाई रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन रहेगा इसका मतलब वो सेंसिटिव होगा स्मॉल डिफरेंस जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ है। इन अदर वर्ड द हायर द रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन द बेटर सबल डिफरेंसेज ऑफ इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो अगर एनर्जी डिफरेंस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रहती है वो हमारे पास क्या करेगा, ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस द इफेक्टिव रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन इज टिपिकली लिमिटेड बाय द नॉइज लेवल रादर देन बाय द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हम फिगर में देखेंगे कि ऐसे इन फिगर 4-bit क्वांटाइजेशन लेवल कितना हो गया, 2⁴ मतलब 16 लेवल्स हो गए। seems acceptable as digitization using a small number of quantization levels does not affect very much the visual quality of the image। तो 4-bit इमेज है तो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा बिट की इमेज रहेगी तो वो ज़्यादा कलर में, ज़्यादा ग्रे लेवल्स में और क्वांटिलेशन लेवल में डिफ्रेंशिएट करेगी तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ईच फोटोग्राफ हैज़ ए डायनेमिक रेंज डेट इज डिटरमाइंड बाई इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो भी परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ बैंड के अंदर, वो उसके करेक्टरिस्टिक जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है या फिर कोई भी केमिकल करेक्टरिस्टिक है उसके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ऑल्सो रेफर टू द डायनेमिक रेंज और नंबर ऑफ पॉसिबल डेटा फाइल वैल्यूज इन ईच बैंड। डायनेमिक रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोटोग्राफ्स लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरियाज, क्योंकि आप देखोगे जितना लाइट रहेगा और जितना डार्क रहेगा उसके हिसाब से ग्रे लेवल की वैल्यू डिफाइन होती है। जितना ज़्यादा ब्राइटर, जितना ज़्यादा लाइटर वो हमारे पास हाई वैल्यू रखेगा और लो वैल्यू जो है वो डार्कर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स इमेज जो सेम एरिया की डिफाइन है हमारे पास, उससे आप देख सकते हो कि अगर 2 लेवल्स हैं मतलब ब्लैक कलर होगा या सिर्फ वाइट कलर होगा। 4 लेवल्स हैं मतलब 2-bit क्वांटाइजेशन है तो उसमें 4 लेवल 0 से लेके 3 तक, तो इसमें ग्रे लेवल्स भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर है 8 लेवल्स, 16 लेवल्स, 6-bit इमेज 64 लेवल्स और 8-bit इमेज हमारे पास 256 लेवल्स की इमेज है। तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो कि 1-bit इमेज है, वहीं 256 लेवल्स में उसी एनर्जी को डिवाइड किया गया है। उस पर्टिकुलर रेंज वैल्यू से जो परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है उस इंटेंसिटी के बेसिस पे ग्रे लेवल जो है वो डिफाइन किए गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस उतना ज़्यादा वाइट कलर और उसी के बेसिस पे ग्रे लेवल अकॉर्डिंगली वो उस इमेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और जितना ज़्यादा डार्कर रहेगा उतनी कम वैल्यू हमारे पास इमेज की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इस फिगर से आप क्लियरली समझ सकते हो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन का क्या ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसमें हमारे पास ये कोर्सर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है और ये हमारे पास सबसे फाइनल रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स भी ज़्यादा रहते हैं।
तो ये हमारे पास 3 टाइप के रिजोल्यूशन हमने देख लिए। प्रीवियस लेक्चर में 2 रिजोल्यूशन देखे और आज हमने अभी तक एक रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन देख लिया। फोर्थ जो इमेज रिजोल्यूशन होता है वो है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो नाम से पता चल रहा है टेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। तो in addition to spatial, spectral and radiometric resolution, it is also important to consider the concept of temporal resolution in a remote sensing system. One of the advantages of remote sensing is its ability to observe a part of Earth or scene at regular intervals. The interval at which a given scene can be imaged is called temporal resolution. Temporal resolution is usually expressed in days, ठीक है। तो अगर आप टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात करते हो तो उससे पहले आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी एरिया है उसके ऊपर सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही हैं और उस एरिया पूरे अर्थ को कवर कर रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर एरिया को कवर करते हुए, क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वापस इसी पॉइंट पे आती हैं, ठीक है, वो ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है इनका, और अर्थ को ऑब्जर्व करते हुए जाती हैं। उसके अलावा ये चीज़ भी आपको पता है कि ये जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपने वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है। तो जो इसका रोटेशन की वजह से इस अर्थ के पार्ट को कवर कर रही है, रीजन को कवर कर रही है, उस रीजन की इमेज ली उसने और फिर वापस उसी एरिया की इमेज वो सैटेलाइट, वो सेंसर कब कैप्चर करता है वो बेसिकली टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहलाता है। मतलब वो टाइम पीरियड जो सेम अर्थ पार्ट को वो ऑब्जर्व करता है, उसकी एबिलिटी जो होती है वो टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट रहता है वो डेज में एक्सप्रेस किया जाता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन, क्योंकि टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जैसे IRS-1A है वो 22 डेज का टेम्पोरल रिजोल्यूशन रखती है, मीनिंग इट कैन एक्वायर इमेज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जो एक ही रीजन है, एक ही सरफेस है अर्थ के ऊपर, उसका सेम इमेज जो कैप्चर करेगी वो 22 डेज के बाद करेगी, ठीक है। उसका इंटरवल जो है वो 22 डेज है रेस्पेक्टिवली। अगर लो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है, इसका मतलब इनफ्रिक्वेंट रिपीट कवरेज, वेयर एज हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन रेफर्स टू फ्रिक्वेंट रिपीट कवरेज। तो अगर हमारे पास हाई रहेगा मतलब ज़्यादा दिन में वो कवरेज करेगा, और लो रहेगा हमारे पास तो वो कम दिन में जल्दी से वो रिपीट करेगा, उस एरिया को कवर करेगा। सो टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन और नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लडिंग व्हेन यू वुड लाइक टू रिविजिट द सेम लोकेशन विद इन एवरी फ्यू डेज। तो अगर कम टेम्पोरल रिजोल्यूशन लेगा मतलब जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली वो उस एरिया की इमेजेस कैप्चर करता है। तो जैसे आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन हो गया, क्रॉप मॉनिटरिंग करनी है, तो आपको जल्दी जल्दी उसकी इमेजेस चाहिए, उसके लिए आप पास लो टेम्पोरल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पोरल रिजोल्यूशन वेरीज विद डिफरेंट एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टू मॉनिटर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इमेज इंटरवल ऑफ 10 days वुड बी रिक्वायर्ड, बट इंटरवल ऑफ 1 year वुड बी अप्रोप्रिएट टू मॉनिटर अर्बन ग्रोथ पैटर्न्स। क्योंकि किसी सिटी के अंदर कोई भी लार्ज चेंजेस होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन मतलब 1 साल के बाद अगर उस एरिया की इमेज लेंगे तो आपको डिफरेंस और चेंज जो है वो डिटेक्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर वहीं आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए मॉनिटर करना है तो 10 दिन के अंदर आपको इमेज इंटरवल चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि जो भी टेम्पोरल वेरिएशन है रिमोट सेंसिंग डेटा का जो मॉनिटर करना है हमारे पास, एग्रीकल्चर को मॉनिटर करना, ठीक है, शोइंग क्रॉप कंडीशंस इन डिफरेंट मंथ्स। तो डेट वाइज हमारे पास उस एरिया की उस क्रॉप्स की इमेजेस अवेलेबल हैं। तो जितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज जो है वो डेज के हिसाब से है। जून हो गया, जून के बाद सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ में। यहाँ तो लगभग 4-5 दिन के बाद की इमेज है, ठीक है। तो कौन सी डेट पे इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसकी देख सकते हैं कि रेड कलर है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्रॉप जो है वो ज़्यादा ग्रो कर गई है, ठीक है। बाकी जगह उस डेट्स में इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी एग्रीकल्चर में चेंज को मॉनिटर करने के लिए टेम्पोरल रिजोल्यूशन 10 दिन का है, या फिर अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बेसिस पर टेम्पोरल रिजोल्यूशन जो है वो हमें डिफाइन और चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो इस फिगर में फ्लड मॉनिटरिंग के लिए कि यहाँ पे जो सिचुएशन है हमारे पास प्री फ्लड की है और पोस्ट फ्लड की है। तो प्री फ्लड में आप देखोगे
ये वाली पानी नहीं दिखेगा, दूसरे वाले में देखोगे तो क्या ज़्यादा मतलब कि डिजास्टर हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद दूसरी इमेज भी है हमारे पास, जिसमें ये ग्रीन फील्ड आपको दिख रहा है, लेकिन बाद में फ्लड के बाद वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, वो सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो कितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है, कितनी ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, तो वो आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग के लिए, अर्बन एरिया चेंज डिटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारा जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है वो चेंज होता रहता है कि कितना लो चाहिए, हाई चाहिए, उसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। अब ये जो 4 इमेज रिजोल्यूशन थे वो हमने देखे। उसके बाद रिजोल्यूशन इन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गेट एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो द टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस विच यू हैव स्टडी इन प्रीवियस सेक्शन पर्टेन टू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। अब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग एम्प्लॉयज माइक्रोवेव रेडिएशन यूजिंग वेवलेंथ दैट रेंज फ्रॉम अबाउट 1 mm टू 1 मीटर। तो माइक्रोवेव का रेंज कितना रहता है? लगभग वेवलेंथ 1 mm टू 1 मीटर रहता है। अगर फ्रिक्वेंसी इंटरवल की बात करते हैं तो 40,000 टू 300 मेगाहर्ट्ज रहता है। दिस इनेबल्स ऑब्जर्वेशंस इन ऑल वेदर कंडीशंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बाय क्लाउड और रेन। तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लार्ज वेवलेंथ रहती है, पेनिट्रेट कर जाती हैं उससे, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है हमारे पास इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, पैसिव होता है और एक्टिव होता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या होता है कि वेवलेंथ आर सो लॉन्ग द एनर्जी अवेलेबल इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू ऑप्टिकल वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ लार्ज रहता है, एनर्जी हमारे पास लो रहती है, ठीक है। और ये पेनिट्रेट कर जाती हैं तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहती जैसे क्लाउड और रेन से। दस IFOV मस्ट बी लार्ज टू डिटेक्ट एनफ एनर्जी टू रिकॉर्ड अ सिग्नल। अब एनर्जी लो रहती है वेवलेंथ लार्ज होने की वजह से, तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू उस एरिया से एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज IFOV की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मोस्ट पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स आर देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय लो स्पेशियल रिजोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पास लो स्पेशियल रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स की एनर्जी जो है वो लो रहती है। एक्टिव रिमोट सेंसर की अगर हम बात करते हैं, जनरली डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी, इमेजिंग एंड नॉन इमेजिंग। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इमेजिंग एक्टिव रिमोट माइक्रोवेव सेंसर्स इज इमेजिंग रडार, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है हमारे पास फुल फॉर्म रडार की, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, विच एसेंशियली कैरेक्टराइजेज द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए रडार सेंसर्स। अनलाइक ऑप्टिकल सिस्टम्स, radar's spatial resolution depends on specific properties of the microwave radiation and its geometrical effects। तो जैसे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो हमारे पास माइक्रोवेव एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसके स्पेशियल रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो रेडिएशन के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा उसके ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। So imaging radar is classified in रियल अपर्चर रडार RAR और सिंथेटिक अपर्चर रडार। दो मैं अदर क्लासिफिकेशन है इमेजिंग रडार का। स्पेशल रिजोल्यूशन वेरीज इन दीज टू केसेस। रडार रिजोल्यूशन हैज टू डायमेंशंस विच आर रेंज अक्रॉस ट्रैक और एजीमुथ अलोंग ट्रैक। तो जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन क्या है हमारे पास, ठीक है, और अलोंग ट्रैक रिजोल्यूशन क्या है जिसको एजीमुथ कहेंगे, वो उसके बारे में देखेंगे जब हम रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप D देखोगे वो हमारे पास क्या है, रेंज है, अक्रॉस ट्रैक है, और ये जो L है वो हमारे पास क्या है, अलोंग ट्रैक है, एजीमुथ है। तो रेंज D रेफर्स टू द अक्रॉस ट्रैक डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द फ्लाइट डायरेक्शन। तो जो भी हमारे पास फ्लाइट डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली आप देखोगे तो रेंज आपको दिखाई देगा, और इसीलिए ये अक्रॉस ट्रैक है। वहीं हमारे पास फ्लाइट डायरेक्शन के अलोंग देखोगे वो हमारे पास एजीमुथ E कहलाता है, ठीक है। रेफर्स टू द अलोंग ट्रैक डायमेंशन पैरेलल टू द फ्लाइट डायरेक्शन। तो ये पैरेलली हो गया, अलोंग ट्रैक हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, रेंज अक्रॉस ट्रैक हो गया। सिमिलर टू ऑप्टिकल सिस्टम द प्लेटफॉर्म ट्रेवल फॉरवर्ड इन द फ्लाइट डायरेक्शन विद द नादिर डायरेक्टली beneath द प्लेटफॉर्म।
The microwave beam is transmitted obliquely at right angle to the direction of the flight, illuminating a swath which is offset from nadir. तो इसमें आप देखोगे तो जैसे हमने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में टाइप ऑफ स्कैनिंग सिस्टम माइक्रोस्टैक जो कि विस्कू रूम था, पुश ब्रूम, अलोंग ट्रैक देखा था, वैसे ही इसके अंदर फ्लाइट डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो ये पल्सेज होती हैं, जो इनके माइक्रोवेव बीम होती है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, और स्वाथ को कवर करते हुए जाती है, फिर ये वापस टकरा के ऊपर वापस जाती है टुवर्ड्स द सेंसर। तो इस टाइम पीरियड को नोट करके ये अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और इनटू टाइम कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो एल है वो एंटीना लेंथ है एल, ठीक है, तो वेव लेंथ तो भाई कैपिटल एल कर देंगे तो हमें एजिमुथ बीम विड्थ मिलती है, ठीक है, जो कि ये गैप है। कितनी देर के लिए पल्स निकल रही है वो पल्स ड्यूरेशन है हमारे पास, और इनके बीच का जो गैप है टाइम पीरियड का वो इंटरपल्स पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो ये अलोंग द ट्रैक एजिमुथ होता है और ये रेंज होता है जो परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एलिवेशन बीम विड्थ हमारे पास लैम्डा बाई डी होता है, डी हमारे पास ये एंटीना का है, ठीक है, तो ये एलिवेशन बीम विड्थ प्रोवाइड करती है। तो लैम्डा बाई एल से एजिमुथ बीम विड्थ और एलिवेशन बीम विड्थ निकालना है तो लैम्डा बाई डी है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ रेंज है, ठीक है। तो पल्स ड्यूरेशन देख लिया आपने, इंटरपल्स पीरियड देख लिया, एजिमुथ देख लिया, रेंज देख लिया, यही सारी चीज़ें हमारे पास गेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये एल हमारे पास एंटीना लेंथ हो गई। तो आगे अगर आप देखोगे कि द ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल साइज ऑफ ए SLAR साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय टू इंडिपेंडेंट सेंसिंग सिस्टम पैरामीटर, जो कि पल्स लेंथ और एंटीना बीम विड्थ, ये सबसे ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट हैं। पल्स की लेंथ कितनी है हमारे पास और एंटीना की बीम विड्थ क्या है। A shot of electromagnetic energy that radar sends out in a straight line to detect a target is known as pulse। तो जो माइक्रोवेव बीम होती है उसको जब वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रडार सेंड करता है उसको पल्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे कि इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बर्स्ट हमने देखा था यहाँ पे कि इंटरपल्स पीरियड जो है कि दो सक्सेसिव के बीच में जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास पल्स रहेगा हमारे पास, ठीक है, इंटरवल रहेगा। और रडार बीम विड्थ होती है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंटीना लेंथ। रडार बीम विड्थ हमने देखा जिसको अपर्चर भी कहते हैं, विच इम्प्लाई दैट द लॉन्गर एंटीना प्रोड्यूसेज ए नैरोअर बीम एंड फाइनर रिजोल्यूशन, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंटीना लेंथ। तो रडार बीम विड्थ भी हमने देखा, यहाँ पे बीम विड्थ की बात हो रही है, जितना लंबा एंटीना लेंथ रहेगी उतना हमारे पास फाइनर रिजोल्यूशन मिलेगा। तो लेंथ जो एंटीना की है वो भी डिपेंड करती है, हमने ऑलरेडी देखा फैक्टर में कि एंटीना का साइज और उसका करेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है उसके रिजोल्यूशन को। जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना हमारे पास बीम विड्थ फाइनर रहेगा हमारे पास, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, नैरोअर बीम विड्थ रहेगा। फाइनर अलोंग ट्रैक रिजोल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द एंटीना लेंथ। अलोंग ट्रैक हमने देखा एजीमुथ जो है वो फाइनर होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा बाई एल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अनलाइक ऑप्टिकल सिस्टम्स, रडार्स स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स। इफ ए RAR इज यूज्ड फॉर इमेजिंग पर्पज, जैसे कि साइड लुकिंग अपर्चर रडार है जो कि रियल अपर्चर रडार है, ठीक है। ए सिंगल ट्रांसमिट पल्स एंड बैक स्कैटर्ड सिग्नल्स आर यूज्ड टू फॉर्म द इमेज, क्योंकि पल्स निकलती हैं, बीम विड्थ निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती हैं और वापस जाती हैं वापस सेंसर तक, तो ठीक है, उसके बेसिस पे ये इमेज प्रोवाइड करते हैं। इन दिस केस द रिजोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पल्स इन द स्लैंट रेंज डायरेक्शन एंड ऑन द बीम ऑन द विड्थ ऑफ द इल्यूमिनेशन इन द एजीमुथ डायरेक्शन। तो स्लैंट रेंज मतलब जो हाइपोटेन्यूसली होती है वो स्लैंट रेंज डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इफेक्टिव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और विड्थ ऑफ द इल्यूमिनेशन इन द एजीमुथ डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द एंटीना बीम विड्थ इन द अलोंग ट्रैक
डायरेक्शन। अगर हम अलोंग ट्रैक डायरेक्शन की बात करते हैं तो एंटीना के बीम विड्थ के ऊपर रिजोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी तक हमने अलोंग ट्रैक और एजीमुथ रिजोल्यूशन की बात की है। वहीं अगर हम अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन की बात करते हैं जो कि रेंज कहलाता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द रडार टू डिस्क्रिमिनेट टू टारगेट्स दैट आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रेंज। रेंज है, अक्रॉस ट्रैक है हमारे पास कि साथ विड्थ हो गई। अक्रॉस ट्रैक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रहता है, फ्लैट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिटरमाइन कर सके, उसको डिटेक्ट कर सके और उनको करेक्टराइज कर सके कि कितना गैप होने के बाद उनके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अलग अलग डिटेक्ट कर सके। तो जितने ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड रहते हैं उनको भी डिटरमाइन करे, उतना फाइनर हमारे पास रहेगा। तो बेसिकली ये जो रेंज है फ्लाइट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दो ऑब्जेक्ट जो क्लोजली स्पेस्ड हैं उनको डिटरमाइन कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके, वो हमारे पास रेंज और अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में इमेज स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में देखा था, बट इसमें क्या अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन की बात हो रही है जिसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि रेंज रिजोल्यूशन ऑफ 10 मीटर मीन्स दैट टू टारगेट्स दैट आर ऑन द सेम एजिमुथ एंड 10 मीटर अपार्ट इन रेंज कैन बी रिजोल्व। मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट 10 मीटर अपार्ट हैं। तो इसका मतलब है उसका रेंज रिजोल्यूशन जो है वो अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन 10 मीटर है। ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पल्स। ये डिपेंड करेगा पल्स की लेंथ के ऊपर। तो रिजोल्यूशन जो है वो बेसिकली इसमें डिपेंडेंट है, जैसे एंटीना के साइज के ऊपर देखा हमने, और ये लेंथ ऑफ पल्स के ऊपर डिपेंड करता है रेंज वाला। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट टारगेट्स ऑन द सरफेस आर रिजॉल्व्ड इन द रेंज डायमेंशन इफ देयर सेपरेशन इज ग्रेटर देन हाफ द पल्स लेंथ। ये लाइन आपको याद रखनी है कि दो डिस्टिंक्ट टारगेट्स, जो मतलब दो टारगेट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, दो सरफेस आर रिजॉल्व्ड इन द रेंज डायमेंशन इफ देयर सेपरेशन, मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है हाफ द पल्स लेंथ है। पल्स लेंथ रहेगा हमारे पास, ठीक है, बाई 2 से ग्रेटर देन है हमारे पास उनका लेंथ, और उनका बीच का जो गैप है हाफ ऑफ द पल्स लेंथ से ज़्यादा है, वो हमारे पास रिजोल्यूशन को डिफाइन करता है, उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसी फॉर्मूले से हमारे पास रेंज रिजोल्यूशन और अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा, अभी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि द रेंज डायमेंशन इफ देयर सेपरेशन इज ग्रेटर देन द हाफ द पल्स लेंथ। एग्जाम्पल है हमारे पास कि इन फिगर टारगेट 1 एंड 2 आर नॉट सेपरेबल वाइल टारगेट 3 एंड 4 कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू ग्राउंड रेंज कोऑर्डिनेट्स। द रिजोल्यूशन इन ग्राउंड रेंज इज डिपेंडेंट ऑन द इंसिडेंस एंगल। अब रिजोल्यूशन जो है वो ग्राउंड रेंज की बात अगर हम करते हैं तो वो उसके इंसिडेंस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। दस फॉर फिक्स्ड स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन द ग्राउंड रेंज रिजोल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेंज। तो ग्राउंड रेंज रिजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के फॉर फिक्स्ड स्लैंट रेंज रिजोल्यूशन। तो जैसा कि अभी हमने हाफ ऑफ द पल्स लेंथ से रिलेटेड बात की थी, तो इसमें आप रेंज रिजोल्यूशन देख सकते हो, हाफ ऑफ द पल्स लेंथ ही है कि इसमें टी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द रडार पल्स है, टाइम पीरियड है हमारे पास। सी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये हमारे पास पल्स लेंथ दे देगा, हमारे पास लेंथ दे देगा, टाइम पीरियड इनटू का स्पीड ऑफ लाइट और डिवाइडेड बाई 2। इससे ज़्यादा अगर हमारे पास रहता है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं हमारे पास। तो रेंज कितनी हो जाएगी, टी सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस गामा। गामा क्या रहेगा हमारे पास, डिप्रेशन एंगल रहेगा। ठीक है, तो इस फिगर में देख सकते हो, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि आप अपना डिनोरेशन देख सकते हो कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। सी तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, टी हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, और कॉस गामा रहेगा जो कि डिप्रेशन एंगल रहता है। तो ये रेंज रहेगी हमारे पास। ठीक है, मतलब अक्रॉस ट्रैक रिजोल्यूशन रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि रेंज और अक्रॉस ट्रैक स्पेशल रिजोल्यूशन डिप्रेशन एंगल 40 है और 65 है। ठीक है, उसके अलावा पल्स लेंथ आप देखोगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड है लेंथ गिवन है हमारे पास। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट हैं, 3 और 4 दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका रेंज जो है वो 35.5 मीटर आ रहा है और इसका जो है वो 19.58 मीटर आ रहा है। तो जो टावर 3 और 4 है उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टावर 1 और 2 जो है उनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजोल्यूशन है।
ठीक है। और फाइनर है हमारे पास एक्रोस्टिक रिजोल्यूशन, तो ये क्लियरली रिजॉल्व हो सकते हैं 3 और 4, 1 और 2 नहीं हो सकते। ठीक है। तो टारगेट 1 एंड 2 आर नॉट सेपरेबल क्योंकि रेंज हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, वाइल टारगेट 3 एंड 4 कैन बी इजली सेपरेटेड इनटू ग्राउंड रेंज कोऑर्डिनेट्स। तो ये कैलकुलेशन आपने यहाँ से देख सकते हो। पल्स लेंथ हो गई, गामा हमारे पास 40 डिग्री 65 डिग्री हो गया, और ये पल्स लेंथ गिवन है हमारे पास, कैलकुलेशन किया, रेंज आ गया हमारे पास। तो ये कोर्सर हो गया, ये फाइनर हो गया हमारे पास, इनको सेपरेबल और रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज और अक्रॉस ट्रैक स्पेशल रिजोल्यूशन। वही हमारे पास दूसरा एजीमुथ और अलोंग ट्रैक रिजोल्यूशन डिटरमाइंड बाय द एंगुलर विड्थ ऑफ द रेडिएटेड microwave beam and the slant range distance. Thus, beam width is a measure of the width of the illumination pattern. As the radar illumination propagates to increased distances from the sensor, the azimuth resolution decreases, means become coarser. तो जैसे हमारे पास illumination जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंसर से इंक्रीज करता है, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एजीमुथ रेजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कि कोर्सर हो जाता है। द रडार बीम विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंटीना लेंथ। वो चीज़ हमने देखी लैम्डा बाई एल के ऊपर। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास ये जो रडार बीम विड्थ है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसको हम अपर्चर कहते हैं, विच इम्प्लाइड टू डेट ए लॉन्गर एंटीना और अपर्चर प्रोड्यूस एज ए नैरोअर बीम एंड फाइनर रिजोल्यूशन। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइनर अलोंग ट्रैक रिजोल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द एंटीना लेंथ। तो जितना ज़्यादा लेंथ हम एंटीना की इंक्रीज करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतना फाइनर हमारे पास रिजोल्यूशन जो है वो अलोंग ट्रैक मिलता रहेगा। ठीक है। तो फिगर में हम देख सकते हैं टारगेट 1 एंड 2 इन द नियर रेंज आर सेपरेबल, बट टारगेट 3 एंड 4 एट फर्दर रेंज आर नॉट, दो द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रेंज जो है वो हमारे पास वो इंक्रीज हो गई। 35 1 एंड 2 के लिए 35.5 मीटर था, दूसरा वहाँ पर 19.58 मीटर था, जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकते थे। ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच में सेम है। इसका मतलब क्या है कि वो रिजोल्यूशन जो है वो उससे ज़्यादा हो गया डिस्टेंस से, इसलिए वो उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि एजीमुथ रिजोल्यूशन और अलोंग ट्रैक स्पेशल रिजोल्यूशन है। इसमें जो भी है दो गैप है, स्लैंट रेंज है हमारे पास। ठीक है। उसके बेसिस पे ये निकाला गया है। ये हमारे पास फार रेंज है, ये हमारे पास नियर रेंज है हमारे पास। ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो डिस्टेंस सेम है हमारे पास 200 मीटर फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट और थर्ड एंड फोर्थ टारगेट के बीच में। लेकिन फर्स्ट सेकंड डिटेक्ट नहीं कर सकते, थर्ड एंड फोर्थ को वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि रिजोल्यूशन कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है। तो अलोंग ट्रैक रिजोल्यूशन जो है वो लेंथ ऑफ एंटीना के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हो ये स्लैंट रेंज है हमारे पास, ये डिप्रेशन एंगल है। ठीक है। तो ये जो ग्राउंड रिजोल्यूशन है इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट रेंज का स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर है। ठीक है। स्लैंट रेंज हो गया और ये हाइट स्क्वायर हो गया। ठीक है। उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये पावर हाफ है, तो इससे ग्राउंड रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मेन इसका थ्योरी पार्ट था, और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास हाफ ऑफ द पल्स लेंथ, उससे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो हमने थ्योरी पार्ट देखा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे पास 4 टाइप के ऑप्टिकल रिजोल्यूशन देखे, और ये जो रिजोल्यूशन इन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग देखा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो अगर आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, और हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।